गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमने कल इतिहास का पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को पढ़े थे। आज ये इतिहास का हमारा दूसरा टॉपिक है। हम उन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं जो ज्यादातर एग्जाम में दिखते रहते हैं या आने की पूरी इनकी संभावना लगी रहती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य। कौन से साम्राज्य की बात करें हम लोग? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? थोड़ा सा आप देखेंगे कि आपसे पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात कर रहा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय की। किसकी बात करते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विजय राय ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर बुक्का ने और बुक्का द्वितीय ने। इसका जो आंसर आएगा वो है आपके पास हरिहर एवं बुक्का। ये दोनों भाई थे और इन दोनों भाई ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। देखो, बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। दक्षिण में विद्रोह हुआ। विद्रोह कहाँ हुआ था? कंपली में। और इसे दबाने के लिए सेनापति हरिहर एवं बुक्का ने, हरिहर एवं बुक्का दोनों सेनापति थे, ने विद्यारंभ के प्रभाव में आकर के 1336 में कब स्थापना करी थी? तो आंसर आएगा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। हरिहर एवं बुक्का की यदि बात करें तो ये पहले कहाँ थे? वारंगल के काकती शासक थे। प्रताप रुद्रदेव के क्या थे? सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा की बात करें तो तेलुगु थी। आपको ये कुछ क्वेश्चन ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर आएगा हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का किसके सामंत थे? तो आपका आंसर आएगा प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव कौन से वंश के? काकतीय वंश के। ये कहाँ थे? पहले वारंगल में थे। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। आपसे बोला है कालक्रम को व्यवस्थित करने का कि पहले तुगलक आया, लोधी आया, सैयद आया, इलबरी आया या खिलजी वंश आया। तो हम बात करते एक एक वंश की बात करते हैं। सबसे पहले जो तुगलक वंश है ये 1320 से तुगलक तुगलक कब से कब तक रहा? तो आंसर आएगा 1320 से लगभग 1444 तक। कौन सा वंश था? तुगलक वंश। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो लोधी वंश। लोधी वंश कब तक था? तो देखिए 1451 से 1526 तक। 1451 से 1526 तक कौन सा वंश था? 1526 तक कौन सा था? तो लोधी वंश। अब बात करते हैं सैयद वंश की। 1414 से 1451 तक। नेक्स्ट बात करते हैं सैयद वंश के बाद इलबरी वंश। ये जो इलबरी वंश है इसी को गुलाम वंश भी कहते हैं। ये 1206 से कब तक था? तो आपको याद होगा 1290। और गुलाम वंश के संस्थापक का नाम भी आपको याद होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब लास्ट बच रहा है खिलजी वंश, 1290 से 1320 तक। 1320 तक। तो अब आप एक एक करके देखेंगे हम लोग। अब सबसे पहले कौन सा आएगा? तो आपने देख लिया कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले ही कौन आ रहा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश, और यहाँ पर गुलाम वंश के अंदर ही कौन है? इलबरी तुर्क। तो ये चौथे नंबर का पहले आ जाएगा। और ऐसा एकमात्र ऑप्शन है जिसमें फोर्थ नंबर का पहले है। तो हमारे पास 4, 5, 1, 3, 2 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन बनेगा इलबरी तुर्क को ही क्या बोल रहे हैं? इलबरी तुर्क को ही क्या बोल रहे हैं? इलबरी तुर्क को ही क्या बोल रहे हैं? गुलाम वंश। इसकी स्थापना की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। और ये कब से कब है? 1206 से 1290। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं लोधी वंश की। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आपने सुना होगा। लोधी वंश कब से कब तक है? 1451 से 1506 तक। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320। और तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है 1320 से 1414 ईस्वी तक। ये क्वेश्चंस आपको कैसे भी करके याद रखना है, क्योंकि कालक्रम के अनुसार जमाने वाले क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आपको बताना है कि सबसे पहले उसने द्वाब में वृद्धि करी, या राजधानी परिवर्तन करा, सांकेतिक मुद्रा चेंज करी, या खुरासन का अभियान।
ये बेचारा ऐसा राजा था कि ये जो भी काम करता था इसके उल्टा मतलब इसके ऊपर गिर जाता था, दोआब में करवड़ती। जब इसने 1325 की बात करते हैं, पहला पहला पॉइंट जो है वो काम किया इसने 1325 में। 1325 में इसने जैसे ही दोआब में कर, दोआब किसको बोलते हैं, जहाँ नदियाँ, दो नदियाँ या नदियों का पानी, दोनों नदियों का पानी और बीच में जो जगह रहती है उसको दोआब बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। तो ये कब हुआ, 1325। इसने दोआब में जैसे ही कर वृद्धि करी और वहां पर अकाल गिर गया, अकाल गिर गया तो ये योजना इसकी क्या हो गई, फेल हो गई। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कौन से साल में किया इसने, तो ये किया इसने 1329 में। यहाँ पर इसने क्या गलती करी थी, जितने भी सारे सिक्के थे उसने क्या कर दिया, तांबे और पित्तल के सिक्के चला दिए, और तांबे पित्तल के सिक्के चला दिए, और बाद में जब सिक्के की नकली सिक्के बनने लग गए तो सारे सिक्कों को लेकर के इसने वापस से सोने चांदी के सिक्के दिए, जिसकी वजह से इसका खजाना क्या हो गया, खाली हो गया। तीसरा काम क्या किया इसने, राजधानी परिवर्तित की। दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया, दिल्ली से राजधानी कहां पर ले गया, दौलताबाद। तो राजधानी परिवर्तित करने की वजह से राजधानी परिवर्तित करी और फिर वहां से दौलताबाद से वापस कहां आने के लिए बोला, दिल्ली। तो ये घटना थी 1326 की। अब खुरासन का अभियान, इसके ऊपर वापस कौन सा अभियान चल गया, खुरासन का अभियान। ये घटना थी आपके पास 4 नंबर का जो है, अच्छा ये 4 नंबर का जो है खुरासन का अभियान, ये घटना थी 1330 की। अब आप आराम से इसको जमा करके लिख सकते हैं कि कौन कब है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाएं फेल रही। दोआब में कर वृद्धि कब कर रहा है, 1325। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329। राजधानी परिवर्तन कब कर रहा है, तो आपका आंसर आया 1326। और लास्ट वाला खुरासन अभियान कब है, 1330। तो सबसे पहले कौन सी घटना घट रही है। अब आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को टिक लगा सकते हैं। सबसे पहली घटना 1325 मतलब 1 नंबर। 1325 के बाद 1325 के बाद कौन सा आएगा, 1326 मतलब 3 नंबर। तो 1 नंबर 3 नंबर, 1 3 और 2 4, ये आपने जमा दिया। इस क्वेश्चन से भी काफी बार कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि कब करी, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब ले गया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया और खुरासन का अभियान क्या था। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला किसको अगला क्वेश्चन है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें सीधा आंसर दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी को। किसको, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन दे रखा था इसने, जलालुद्दीन खिलजी, खुसरो खान, मुबारक खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी। देखो क्वेश्चंस को आराम से समझने की कोशिश करना। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर असानी, सिकंदर असानी, सिकंदर असानी, स्वयं को सिकंदर असानी की उपाधि दी थी, यानी कि द्वितीय सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर असानी, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वयं को द्वितीय सिकंदर किसने घोषित किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्योंकि देखो सिकंदर भी क्या चाहता था, विश्व विजेता बनना, ये भी क्या चाहता था, विश्व विजेता बनना। आगे की बात करते थोड़ा सा और इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते ही रहते हैं। दिल्ली ने 1296 से 1396 तक, इसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। इसने अपने साम्राज्य का बहुत अच्छे से विस्तार किया, दक्षिण में मदुरई तक चला गया था। और इसने जो राजत्व सिद्धांत की 3 मुख्य बातें थी, ये निरंकुशवाद था। कैसा था, निरंकुशवाद था, निरंकुशवाद था। दूसरा, धर्म एवं राजनीति का पृथक्करण कर दिया था इसने, धर्म को अलग कर दिया प्लस राजनीति को अलग कर दिया, मतलब धर्म और राजनीति का पृथक्करण कर दिया। आपसे ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि धर्म और राजनीति का पृथक्करण करने वाला शासक कौन था। अगला एक और क्या क्या, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद का मतलब होता है ये हमेशा ही अपने शासन या साम्राज्य को क्या करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक, अभी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था इस क्वेश्चन को, फिर भी एक बार और देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश की बात कर रहे हैं। गुलाम वंश का संस्थापक पहला ऑप्शन क्या इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है या कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, फटाफट एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। इसका जो आंसर है वो आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक।
अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की यदि बात करें तो ये 1206 से 1210 तक इसने क्या किया, शासन किया। कब से कब तक किया? 1206 से 1210 तक किसने शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसी को गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा गया। इसको किसने नियुक्त किया था? तो आपका आंसर आना चाहिए मोहम्मद घोरी ने। किसे नियुक्त किया था इसको? मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी। ये घोरी का क्या था? गुलाम था, इसलिए वंश का नाम भी क्या रख दिया? गुलाम वंश रख दिया। आगे की यदि बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसने दिल्ली की सत्ता पर बैठा। अगर हम गुलाम वंश की बात करें तो ये वंश 1206 से 1290 तक राज किया। इस वंश के संस्थापक जो भी थे गुलाम दास थे, न कि राजा, इसलिए इस वंश को क्या कहा गया? गुलाम वंश, या फिर एक और मामलुक वंश। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, गुलाम वंश को ही एक और किस नाम से जानते हैं? मामलुक वंश। गुलाम वंश को किस नाम से जानते? तो आंसर आना चाहिए मामलुक वंश। पाल वंश का संस्थापक कौन था? अब आपसे पूछा है कि पाल वंश का संस्थापक किसकी बात कर रहा है? पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल था, गोपाल था, देवपाल था या रामपाल? तो इसका आंसर आएगा आपके पास, कौन आएगा? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन? तो आपका सीधा आंसर आएगा गोपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पाल वंश की स्थापना कहाँ हो रही है? बंगाल में। कहाँ हुई है? बंगाल में। जब बंगाल की राजनीति क्रांति के कारण गोपाल 750 से 770 ईस्वी तक नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। आगे की यदि बात करें, ये क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चंस को आप कैसे भी करके याद रखने की कोशिश करेंगे। पाल वंश के संस्थापक का नाम पता चल गया, कब स्थापना कर रहा है? तो 750 से 770 ईस्वी के बीच। फिर आगे बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म का आश्रय, इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या दिया था? आश्रय दिया था। बौद्ध धर्म को क्या दिया इन्होंने? आश्रय दिया। ये क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको आप कैसे भी करके याद रखने की कोशिश करें। और इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इनकी राजधानी की यदि बात करें तो मुंगेर इनकी क्या थी? राजधानी थी। घोड़ी रीति नामक साहित्य विधा का विकास भी पाल शासकों ने किया था। यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये जैसा कि हमारा प्रचार है, आप हमसे FB, YouTube, Instagram सब तरफ जोड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और कमेंट करके आंसर जरूर बताइए। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? क्वेश्चन क्या है? शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? इसने आंसर पहले दे दिया। आंसर कब है? 1674। अब हम शिवाजी के बारे में देखते हैं। 1674 की यदि बात करें तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में किया। 1674 में शिवाजी ने अपना रायगढ़ के किले में क्या किया? अपना अभिषेक किया। राज्याभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित थे, गंगा भट्ट ने क्या करी? संपन्न करवाई। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति, हिंदू धर्मोद्धारक, गो ब्राह्मण और प्रतिपालक की उपाधि धारण की थी। स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित किया था। आपको ये उपाधियां ध्यान रखना है। इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करी, हिंदू धर्माधारक की उपाधि धारण करी, गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण करी। तो रायगढ़ के किले में गंगा भट्ट के द्वारा इनका अभिषेक किया गया। राज्याभिषेक कब किया गया? 1674 में। अगला, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये आप में से ज्यादातर लोगों को याद होगा कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है। तो ये हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। गुरु नानक को क्या कहा जाता है? सिख धर्म के संस्थापक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। और गुरु नानक की इनके क्या थे? प्रथम गुरु। गुरु नानक की इनके क्या थे? प्रथम गुरु। टोटल कितने गुरु हुए? 10 गुरु। बाद में इन्होंने क्या कर दिया? गुरु वाले पद को
जो इनका बुक है उस किताब को एक गुरु का दर्जा देकर के आगे कंटिन्यू परंपरा को जारी रखा। सिख धर्म के संस्थापक है, प्रथम गुरु है, ये किसके समकालीन थे? बाबर व हुमायूं के। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, पूछा जाता है कि गुरु नानक किसके समकालीन थे? बाबर व हुमायूं के समकालीन थे। कौन? गुरु नानक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनका जन्म हमने पढ़ लिया, तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। इतनी बातें बहुत है। अगला, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? इसका क्वेश्चन भी पहले से दिया हुआ है, बदायूनी ने। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो आपका आंसर आएगा बदायूनी ने। देखो, देखते हैं यहाँ पर अकबर की कहने पर ये बदायूनी जी किसने कहा? अकबर ने। अकबर ने कहा, अकबर के कहने पर इस बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया और लगभग इसको 4 साल का समय लगा। कितने साल का समय लगा? 4 साल में इसने कंप्लीट करके दिया। और 1574 में अकबर ने इन्हें अपने दरबार में इस्लाम धर्म के अधिकारी और सलाहकार के रूप में किसको? बदायूनी को नियुक्त किया था और पूरा जीवन इसने अकबर के यहीं पर व्यतीत किया है। तो आपका क्वेश्चन इतना सा पूछा गया है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। किसके कहने पर किया? अकबर। कितना टाइम लगा? 4 साल। ये इस्लाम धर्म के अधिकारी के साथ बैठ करके नियुक्त कब किया गया? 1574 में। पूरा जीवन काल कहाँ रहा? अकबर के यहाँ। अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपका आंसर आएगा गुरु हरगोविंद। अकाल तख्त क्या है? अकाल तख्त की यदि बात करें, अकाल तख्त 1609 ईस्वी में कब बनाया गया? 1609 ईस्वी में अकाल तख्त को बनाया गया। 5 तख्त में पहला तख्त था। इसे किसने बनाया? ये जो गुरु थे, गुरु हरगोविंद, ये 6ठे नंबर के गुरु थे। कौन से नंबर के गुरु थे? 6ठे। ये न्याय संबंधी और सांसारिक विषयों पर विचार के लिए स्थापित किया गया था। इस तख्त पर बैठने वाले जत्थेदार को सिखों का सर्वोच्च प्रवक्ता माना जाता था। गुरु गोविंद ने सच्चे पातशाह की उपाधि धारण की थी। गुरु गोविंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सच्चे पातशाह की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको कौन सा युग्म सुमेलित है, मतलब इनकी जोड़ी कौन सा सही है, वो बताना है। अब देखो, पहला गुरु अमरदास, मीरी और पीरी, गुरु अर्जुन देव, आदि ग्रंथ, गुरु रामदास, दल खालसा, गुरु गोविंद सिंह मुंजी। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो गुरु अर्जुन देव जो थे, उन्होंने क्या करा था? आदि ग्रंथ की स्थापना करी थी। अब हम सबको 1 बाय 1 समझते हैं। सिखों के 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। ये जो गुरु अर्जुन देव है, गुरु अर्जुन देव की बात करती है, सिखों के 5वें नंबर के गुरु है। और 1604 में इन्होंने आदि ग्रंथ की स्थापना करी थी। कौन से ग्रंथ की? आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ की स्थापना कौन कर रहा है? तो सिखों के गुरु कर रहे हैं। सिखों के कौन से गुरु? 5वें गुरु। गुरु का नाम क्या है? अर्जुन देव। अर्जुन देव ने अगर बात करें तो अमृतसर में हर मंदिर को ही क्या बोलते हैं? स्वर्ण मंदिर। हर मंदिर को ही क्या बोलते हैं? स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, बनवाया। और राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण इन्होंने क्या करा था? राजकुमार खुसरो की सहायता करी, जिसकी वजह से जहांगीर ने इन्हें क्या दे दी थी? फांसी। अब गुरु रामदास की बात करते हैं तो गुरु रामदास की यदि हम बात करें तो इन्होंने क्या नहीं करा था? दल खालसा की स्थापना नहीं करी थी। गुरु रामदास ने दल खालसा की स्थापना नहीं करी थी। गुरु अमरदास जो थे, इन्होंने 22 मंजी भागों में बांटा था, जबकि प्रत्येक मंजी एक सिख अधिकारी होता था। और खालसा की स्थापना की बात करें तो कपूर सिंह ने की थी। और जो मीरी और पीरी पढ़ाने पीछे वो गुरु हरगोविंद ने प्रारंभ किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो इसका सीधा आंसर आएगा, शिवाजी के गुरु का नाम क्या है? रामदास। रामदास शिवाजी के क्या थे? गुरु थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम, इसकी बात करें, मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सीधा आंसर है मोहम्मद शाह। इस आसन पर आसीन होने वाला अंतिम व्यक्ति था मयूर सिंहासन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो अरमंद बानो बेगम। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जु बांदो बेगम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपको याद होगा
मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का जन्म 1553 में आगरा में हुआ था और शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। बेगम की मृत्यु कब होती? 17 जून 1631 को। और आगरा के ताजमहल में इसको क्या किया गया? दफनाया गया। पहले इसको बुरहानपुर में दफनाया गया था, वहां से ले जाकर के आगरा के ताजमहल में दफनाया गया है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अपने से ज्यादातर लोगों को इस क्वेश्चन का पता होगा कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले की यदि बात करें तो इसका निर्माण कौन करवा रहा है? शाहजहां करवा रहा है। इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातों को हम देखते हैं। 1648 की बात करें, शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की थी और शाहजहानाबाद के भवन में इन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया था। तो ये बात आप कैसे भी करके ध्यान रखना है। आगे की यदि इंपॉर्टेंट बात करें, इसका निर्माण कार्य हमीद और अहमद नामक शिल्पकार ने किया था। इन सबसे भी बड़ी बात, 2007 में इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? आपका आंसर शाहजहां। कब करवाया? 1648 में। और ये कहां करवा रखा? शाहजहानाबाद में। किसने बनाया? हमीद और अहमद ने। यूनेस्को ने कब शामिल किया? 2007। दो स्पा, एमसी स्पा किसने शुरू करी थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो इसका आंसर आएगा जहांगीर ने। दो स्पा, एमसी स्पा जहांगीर ने प्रारंभ करी थी। इसके अंतर्गत जात पात बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो स्पा में मनसबदार पर सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। सी स्पा में 3 घोड़े रखने पड़ते थे, 3 गुने घोड़े। वेतन नगद व जागीर दोनों के रूप में व्यवस्था थी। मनसबदार मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनको नगद वेतन भी दिया जाता था और जहांगीरी भी दी जाती थी। आईन अकबरी के लेखक कौन है? आप में से ज्यादातर लोगों को इसका क्वेश्चन याद है। आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। अबुल फजल अकबर की प्रेरणा से अकबर नामक ग्रंथ की रचना भी करी। ये 3 खंडों में था। उन्हीं 3 खंड में से आईन अकबरी इसका तीसरा खंड है। आईन अकबरी को अबुल फजल ने कुल 5 खंडों में क्या कर रखा है? विभक्त कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य है? पहला, 1530 में आगरा की गद्दी पर बैठा। बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुन्नार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से होता है। ये भी क्या है? सही है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेलिंग कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु किसकी मृत्यु होती है? बाबर की। उसके पश्चात 1530 ईस्वी में हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठता है। उस समय वह 23 वर्ष का था। कितने साल का था? 23 साल का था। आगे यदि बात करें, 1532 ईस्वी में बिहार नामक स्थान पर अफगान सेना से परास्त हो गया, वो हार जाता है और हुमायूं ने चुन्नार दुर्ग पर क्या किया? चुन्नार दुर्ग पर घेरा डाला। चुन्नार दुर्ग को ही भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। और चुन्नार दुर्ग अफगान सरदार शेर खां के अधिकार क्षेत्र में था और हुमायूं का सामना किससे होता? शेर खां से। आगे की कहानी की बात करते हैं। नुन्नीच, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। ये पूछा है, क्या नुन्नीच जो था भारत से आया था? अब्दुल रजाक पुर्तगाल से आया था? निकोल कांटी इतावली से आया था? इसका एकमात्र सही है जो निकोल काटी है। ये निकोल काटी कहाँ से आया था? इतावली से, क्योंकि पुर्तगाली लेखक नुन्नीच ने विजयनगर राज्य की यात्रा की थी और ये नुन्नीच कहाँ का था? पुर्तगाली था। फारसी यात्री अब्दुल रजाक, ये कहाँ का था? फारसी का था। ये आपको याद हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध था? बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आप में से ज्यादातर लोगों को इसका आंसर याद होगा, गोल गुम्बद के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।